हिंदी भाषा में जिज्ञासा रखने वाले समस्त भाषा प्रेमियों और प्रशिक्षु साथियों को मेरा सप्रेम आदाब, नमस्कार। मैं बाबूराम धीमान, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर स्थित जुखाला, आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ प्रस्तुतिकरण के लिए आपके समक्ष आया हूँ। प्यारे साथियों, विभिन्न प्रतिभागी परीक्षाओं और हिमाचल प्रांत के डीएलएड में शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रशिक्षकों की बेहतरी के लिए मैं भाषा सौंदर्य विषय लेकर आप सबके बीच में हूँ। आप इस विषय से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सौंदर्य जीवन का मूल मंत्र है। जीवन को सुचारू रूप से चलाना ही सौंदर्य है। किसी वस्तु को देखने या पुस्तक को पढ़ने के बाद उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करने से ही सुंदरता का भाव पैदा होता है। जिस वस्तु में सत्य और शिव का सामंजस्य होता है, उसका सौंदर्य प्रकट होने लगता है। सौंदर्य के माध्यम से ही सृष्टिकर्ता की इस महिमा का साक्षात्कार करते हैं। शिव इस धरती को आचरण में देखता है। हमारी सुख दुखात्मक अनुभूतियाँ घनीभूत होकर मन में सत्यम, शिवम और सुंदरम की संवेद कल्पना जगाती है। हिंदी भाषा को कैसे सुंदर बनाया जाए, आकर्षण और सौंदर्य कैसे लाया जाए, इस हेतु भाषा सौंदर्य पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए भाषा सौंदर्य पर विचार करें। साथियों, भाषा सौंदर्य का अर्थ क्या है, इसके ऊपर गौर करते हैं। सुंदर होने का भाव यह वह गुण जो इंद्रियों को आनंद देता है, चित्त को आह्लादित करता है। नेत्रों के द्वारा जो देखा जाता है वही सुंदरता है। सौंदर्य पदार्थ न होकर उसका गुण है, भौतिक तत्व नहीं, उसका प्रतीयमान रूप है। मनुष्य अपने विवेक से निर्णय लेकर यह तय कर सकता है कि वह कितना सुंदर है। काव्य को कैसे सुंदर बनाया जाए, उसी के संदर्भ में कवि के द्वारा ऐसा ही प्रयास किया जाता है कि वह अपनी कविता को कैसे सुंदर बनाए। वाचस्पत्य कोश में सु उपसर्ग पूर्वक उन्द धातु में अर्ण प्रत्यय जोड़कर सुंदर शब्द की सिद्धि हुई है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह आह्लादित करने वाला। सुंदराति इति सुंदरम तस्य भाव सौंदर्यम, अर्थात सुंद को जो लाता है वह सुंदर और उसका भाव जहाँ हो वह सौंदर्य कहलाता है। भाषा में अलंकार, छंद, रस, मुहावरे और लोकोक्तियों के कारण जिस सुंदरता का समावेश होता है उसे भाषा सौंदर्य का नाम दिया जाता है।
भाषा सौंदर्य की परिभाषा। साथियों, मैंने 3 परिभाषाएं भाषा सौंदर्य की ली है। पहली परिभाषा रविंद्रनाथ टैगोर की है। सत्य और सौंदर्य एक ही वस्तु है। जो सत्य है उसी से आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना था रविंद्रनाथ टैगोर का। दूसरी परिभाषा रस्किन की है। धर्म, अर्थ और मोक्ष इस त्रिवर्ग का सम्मिलित रूप ही सौंदर्य है। तीसरी परिभाषा कीट्स की है। सौंदर्य ही सत्य है और सत्य ही सौंदर्य है। साथियों, सौंदर्य के प्रकारों की यदि हम बात करें तो सौंदर्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। नाद सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, शैली सौंदर्य और जीवन दृष्टि। पहला है नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य में ध्वनि की सुंदरता रहती है। ध्वनि जितनी सुंदर होगी, भाषा का सौंदर्य भी उतना ही सुंदर होगा। सुर, लय, ताल, गति और प्रवाह का इसमें निश्चित क्रम रहता है। पढ़ने और लिखने वालों के बीच माधुर्य का रिश्ता बन जाता है। अक्सर बार बार दोहराकर उत्तम किया जाता है। साथियों, उदाहरण के लिए मैंने दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक पद उठाया है। आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। साथियों, दूसरा तत्व आता है, दूसरा प्रकार आता है कल्पना सौंदर्य का। कल्पना की सुंदरता, ये पहला बिंदु है इसका। कल्पना जितनी सुंदर होगी, काव्य सौंदर्य भी उतना ही, भाषा सौंदर्य भी उतना ही सुंदर होगा। कवि कल्पना के द्वारा चित्र बनाता है और जब चित्र प्रकट कर दिया जाता है तो उसकी छवि हमारे सामने आ जाती है। हमारे अंदर विशेष सौंदर्य की अनुभूति या सृष्टि कवि के द्वारा की जाती है और कवि का यह प्रयास रहता है कि वह अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास करे। स्रोत की ओर कवि इशारा करता रहता है, संकेत करता रहता है और इससे हमारे अंदर सृजनशीलता का गुण विकसित होता है। जो तीसरा है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य का मुख्य उद्देश्य प्रमुख भाव को दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने रखना है, रस की अनुभूति करवाना है और जब अनुभूति हो जाती है तो उसकी झलक हमारे अंतर्मन में हम लोग अनुभूत करते हैं। प्रेम रस का कवि प्रेम का भाव पैदा करता है, वीर रस का कवि वीरता पैदा करता है, उत्साह का भाव पैदा करता है और कई बार कवि इतना मग्न हो जाता है कि वो अपने मन के उद्गारों को और उन उद्गारों का मर्मस्पर्शी चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य में साथियों, विचारों से श्रेष्ठ अनुभवों की प्राप्ति होती है। हमारे विचार जितने श्रेष्ठ होंगे, उत्तम कोटि के होंगे, अच्छे विचार होंगे, उससे हमें अनुभव प्राप्त होते रहेंगे और उन अनुभवों के आधार पर हमें व्यावहारिक जीवन
जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। जो काव्य या कविता में कवि के जो नैतिक विचार होते हैं, साहित्य और सामाजिक मूल्यों के बारे में कवि हमें जागरूक करता रहता है। जो और अपने मन के उदात्त विचारों का बोध करवाता रहता है। उत्तम विचारों और नैतिक मूल्यों के कारण सूर, तुलसी, कबीर, बृंद और गिरधर कबीराय की कुंडलियाँ हिंदी साहित्य में अमर है। शैली सौंदर्य। साथियों, शैली सौंदर्य के अंतर्गत हम ध्यान आकृष्ट करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। कवि ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, किसी बनावट का विश्लेषण करना चाहता है, शब्दों का चयन करता है कि वो किन किन शब्दों का प्रयोग करेगा, अलंकारों का प्रयोग करेगा, किन अलंकारों का प्रयोग करेगा, रस की बात करें तो किस रस का प्रयोग करेगा, छंद की बात करें तो वार्णिक छंद का प्रयोग करेगा, मात्रिक छंद का प्रयोग करेगा, मुहावरे का प्रयोग करेगा, लोकोक्तियों का प्रयोग करेगा। ये सारे के सारे तत्व है शैली सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। कवि विचारों को साकार रूप देना चाहता है। सजीव बनाने के लिए अपने विचारों को पाठक या श्रोता तक पहुंचाने के लिए शैली या शिल्प सौंदर्य काम में लाया जाता है। जो क्योंकि शिल्प सौंदर्य के बिना कविता अधूरी रहती है। जो उदाहरण के लिए शैली सौंदर्य का मैं आपको उदाहरण दूं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच में चटनी चटाई। भाषा सौंदर्य के सोपान। साथियों, भाषा सौंदर्य के अलग अलग सोपान होते हैं। पहला है चाक्षुष या संवेदन बिंब विधान। इसमें नेत्र रूपी इंद्रियों के द्वारा हम किसी दृश्यों को देखते हैं, उसको संवेदन बिंब विधान का नाम दिया जाता है। दूसरा है समंत बिंब विधान। इस बिंब विधान में मानसिक बिंब बनता है और चित्रित होता है। विचार बिंब विधान में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम लोग विचार करते हैं। स्वतंत्र बिंब विधान में हमारे हृदय के अंदर या मन की चेतना या भाव आवृत्ति को हम लोग दर्शाते हैं। भाव उद्बोधन बिंब विधान में स्वतंत्र रूप से विचारों का प्रकटीकरण या उद्घाटन होता है। दृष्टिकोण बिंब विधान में दृष्टिकोण के निर्माण में किसी वस्तु के सौंदर्य को अनुभूत किया जाता है। साथियों, भाषा सौंदर्य की यदि तत्वों की बात करें तो साथियों, भाषा सौंदर्य के प्रमुख तत्व हमारे समक्ष आते हैं। उनमें पहला है छंद, दूसरा है रस, लोकोक्तियाँ तीसरे नंबर पे, मुहावरे चौथे नंबर पे और अलंकार पांचवें नंबर पे आता है। तो सबसे पहले भाषा सौंदर्य का महत्व। इसमें हम पहला जो इसका कंपोनेंट है, पहला जो तत्व है भाषा सौंदर्य में अलंकार की उपयोगिता क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। शब्द या अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले गुण या धर्म को हम अलंकार कहते हैं। जो अभिव्यक्ति सौंदर्य बढ़ाने वाले साधन ही अलंकार है। सौंदर्य के लिए अलंकार अनिवार्य माने गए हैं और प्रमुख अलंकारों में यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति, समासोक्ति और मानवीकरण आदि अलंकार महत्वपूर्ण माने गए हैं। भाषा सौंदर्य में अलंकारों का अपना विशेष महत्व है। जो दूसरा कंपोनेंट है
भाषा सौंदर्य में छंद की उपयोगिता। साथियों, छंद क्या है? वर्णों और मात्राओं का निश्चित क्रम। छंदोबद्ध कविता से रोचकता आती है। कविता में यदि छंदों का प्रयोग नहीं किया जाए तो उसमें संगीतात्मकता नहीं रहती। जो इसलिए छंदों में संगीतात्मकता लाने के लिए भाषा सौंदर्य का विशेष महत्व है। जो तीसरा है भाषा सौंदर्य में रस की उपयोगिता। रस, इसका दूसरा नाम है आनंद। आनंद की प्राप्ति कैसे हो? काव्य में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है और भाषा सौंदर्य में रस का अपना अलग से महत्व है। भाषा सौंदर्य में मुहावरों की उपयोगिता। साथियों, मुहावरा क्या है? मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष अर्थ का बोध करवाता है। वाक्य में इसका प्रयोग क्रिया के समान किया जाता है। इससे भाषा में सारगर्भिता आती है और लाक्षणिकता का प्रयोग भाषा में होता है। भाषा में कसावट आती है, माधुर्य आता है और चमत्कार आता है। अभिव्यक्ति की सक्षमशीलता में भाषा सौंदर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा सौंदर्य में लोकोक्तियों की उपयोगिता। भाषा को सुंदर बनाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस पर विचार कर लेते हैं। किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। गागर में सागर भरने जैसा प्रयास लोकोक्तियों के द्वारा किया जाता है। भाव और भाषा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर्षक बनती है। भाषा में प्रभाव आता है, चमत्कारिक अभिव्यक्ति पैदा होती है, गंभीरता और सारगर्भिता आती है। इसलिए भाषा सौंदर्य में लोकोक्तियों की विशेष भूमिका रही है और रहेगी। भाषा सौंदर्य में बस इतना ही। अवलोकनार्थ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।